So again, this is the way or method of solving a stoichiometry problem. देखो पहले इस अप्रोच का थोड़ा यूज समझे कि हम करना क्या है। हमारे पास एक रिएक्शन, ठीक है, और हमको दिया है, इसका वेट हमें दिया है, इसका कितना मास लेना है, और हमसे पूछा उससे सी का मास कितना बनेगा ये मिला। तो हाउ विल वी डू दिस प्रॉब्लम? बाय stoichiometry. अप्रोच क्या होगा? What will be the steps in which you will solve this problem? Sir, we find moles of A, then we might find moles of C and then B. भाई तुम क्या करोगे? पहले ए के मोल्स निकालोगे, ठीक है? Yes sir. ए के मोल्स निकाले उस, और फिर तुम क्या करोगे? इससे सी के मोल, और उसके लिए तुम्हें क्या चाहिए? ये कैलकुलेशन करने के लिए यू विल नीड स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। yes sir. तो तुम्हें ये रिएक्शन बैलेंस करनी पड़ेगी, ठीक है? हाँ, तो इन स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से तुम सी के मोल्स निकाल सकते हो, करेक्ट? और yes sir. सी का वेट निकालोगे, ओके? ये अप्रोच होती है, दिस इज मोल अप्रोच, करेक्ट? Yes, sir. For solving a stoichiometry problem, okay? अब हम लोगों ने अभी अभी redox balancing की है, and we have seen that redox balancing itself is a long problem, okay? So now we are trying to find a way where we don't need to balance the reaction for solving this problem, okay? इसी प्रॉब्लम को करना है विदाउट बैलेंसिंग, ओके? देखो मोल अप्रोच में तुम क्या कर रहे थे? तुम्हारे पास दो रिएक्टेंट है ए बी और दो प्रोडक्ट है सी बी। तुमने क्या किया? तुम्हें जितना ए दिया था, जितना अमाउंट ऑफ ए दिया था, तुमने क्या किया? इसके पैकेट्स बना दिए, इसके ग्रुप्स बना दिए, ठीक है? Yes, sir. और कैसे पैकेट्स कैसे बनाए तुमने ए के? हर एक में एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स रखते, सही है? yes. तो पैकेट बनाना तो तुम्हारे लिए बड़ा आसान था, भाई जितना टोटल ए दिया बस उसमें से हर एक एवोगैड्रो नंबर के पैकेट्स बनाते चलो और देख लो ए के कितने पैकेट हैं मेरे पास, करेक्ट? Yes, sir. अब जो मेन डिफिकल्ट पार्ट होगा या जहां हमें थोड़ा काम करना पड़ेगा प्रॉब्लम में, अब हमें ये फाइंड करना पड़ेगा कि एक पैकेट ए से कितने पैकेट सी बनते हैं। अब हमें ये फाइंड करना है कि ए के एक पैकेट से सी के कितने पैकेट्स बनते हैं, करेक्ट? Yes. यही तो हम कर रहे हो बैलेंसिंग से स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट निकाल के, करेक्ट? yes sir. कि एक मोल ए से कितने मोल सी बनता है, तो जितने पैकेट ए हैं उस हिसाब से हम फिर सी के पैकेट निकाल लेंगे और सी का मास निकाल लेंगे, करेक्ट?
तो यहाँ ये जो कैलकुलेशन है ये हर प्रॉब्लम में बदलेगी, करेक्ट? यस बट पैकेट बनाने का तरीका हर प्रॉब्लम में एक ही रहेगा, करेक्ट? Yes. हाँ सर। अब जो हम दूसरा अप्रोच इंट्रोड्यूस करते हैं इसके लिए कि भाई ये ए है, नाउ वी आर सेइंग कि ए के पैकेट्स ऐसे बने, ऐसे बनाओ ए के पैकेट कि एक पैकेट ए से एक पैकेट सी ही मिले, लेकिन ए के पैकेट में कितने पार्टिकल्स हैं और सी के पैकेट में कितने पार्टिकल हैं वो अलग अलग होगा। तो हर सब्सटेंस का हम पैकेट अलग अलग तरीके से बनाएंगे, लेकिन बनाएंगे ऐसे कि किसी भी सब्सटेंस के एक पैकेट से दूसरे सब्सटेंस का एक पैकेट ही मिले। समझ रहे हो? Yes, sir. यस तो यहाँ पे हर प्रॉब्लम में पैकेट बनाने का तरीका बदलेगा, हर एलिमेंट या हर सब्सटेंस के लिए उसके एक पैकेट में उसके कितने पार्टिकल्स रख रहे हो वो अलग अलग होगा, करेक्ट? लेकिन पैकेट टू पैकेट रिलेशन सबका सेम है, किसी भी चीज का एक पैकेट दूसरी चीज का एक पैकेट ही देगा, ओके? तो इस एक पैकेट को हम कहते हैं इक्विवेलेंट। यहाँ पे एक पैकेट को हम क्या कहते थे? मोल। और यहाँ के एक पैकेट को हम क्या कहेंगे? इक्विवेलेंट, ओके? So now let's start writing about equivalent. So let's start equivalent concept. तो लॉ ऑफ इक्विवेलेंस क्या कहता है? In a chemical reaction, equal number of equivalents of all species are involved, करेक्ट? मतलब अगर एक बैलेंस रिएक्शन है मेरे पास, तो मोल अप्रोच क्या है? एबीसीडी के मोल्स का रेशियो क्या होगा? रेशियो ऑफ स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स। लेकिन एबीसीडी के इक्विवेलेंट्स का रेशियो क्या होगा? 1:1. ठीक है? यस सर। यस सर। तो अब इक्विवेलेंट से अगर मुझे कोई प्रॉब्लम करना है तो डू आई रिक्वायर दो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स एबीसीडी? नो सर। No.
So we don't need to balance the reaction. Okay. नोट हो गया ये? Yes, Yes, sir. sir. एक सेकंड Okay? तो किसी भी सब्सटेंस के एक इक्विवेलेंट के मास को हम क्या कहेंगे? इक्विवेलेंट वेट। और किसी भी सब्सटेंस के तुम्हें इक्विवेलेंट्स निकालने हैं तो कैसे निकालोगे? उस सब्सटेंस का गिवन मास को डिवाइड कर दोगे इक्विवेलेंट वेट से। ठीक है? Yes, sir. EW है इक्विवेलेंट वेट। तो चलो अब इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं वो सीखते हैं। सब्सटेंसेस का इक्विवेलेंट वेट कैसे निकलेगा? तो सबसे पहले आज एलिमेंट्स के लिए देखते हैं। सर एक सेकंड प्रीवियस स्लाइड पे जाइए यस सबसे पहले इसकी जो सबसे बेसिक डेफिनेशन दी गई थी वो ऐसे
ठीक है। तो किसी भी सब्सटेंस का इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो क्या तरीका बताया गया कि ये देखो कि 1 ग्राम हाइड्रोजन के साथ उसका कितना मास कंबाइन हो रहा है, या 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ, या 35.5 ग्राम क्लोरीन के साथ। ठीक है। Yes, sir. नोट कर लिया। Yes, sir. Yes, sir. But now in a much more better way, we can say equivalent weight of any element is its atomic weight upon its valency in the compound, or much better way, atomic weight by magnitude of oxidation number of the element in the compound. ठीक है। तो सेम एलिमेंट के अलग अलग ऑक्सीडेशन नंबर, सॉरी, अलग अलग इक्विवेलेंट वेट्स भी हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आयरन का तुम्हें इक्विवेलेंट वेट निकालना है और कंपाउंड दिया है FeO। FeO में आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +2. +2। तो इक्विवेलेंट वेट हो गया 28। सही है। Yes, sir. बट Fe2O3 में आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट है +2। उस कंपाउंड में आयरन का इक्विवेलेंट वेट होगा 56/। और Fe3O4 में आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट है 8/3। 21. ठीक है। Yes. Yes, sir. Now if somebody asks you, tell the equivalent weight of iron, what will be your answer? It depends on compound. to Compound compound. Yes, cannot be determined till that's one. हाँ, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ आयरन अगर पूछा तो आंसर विल बी Cannot be determined. फर्स्ट मेंशन द कंपाउंड। चलो, तो अब इस पे थोड़ा सा आज इक्विवेलेंट अप्रोच स्टार्ट करते हैं, कैसे अप्रोच करेंगे। Sir, can you please show the last page?
बुकलेट में होम असाइनमेंट 2 ओपन करो। Done, sir. होम असाइनमेंट 2 का थर्ड प्रॉब्लम देखो क्या दिया है। एक मेटालिक क्लोराइड है 74.5 ग्राम, उसमें क्लोरीन है 35.5 ग्राम। तो मेटल कितना होगा? 74.5 माइनस 35.5, करेक्ट? Yes, sir. Yes, sir. तो क्लोरीन के इक्विवेलेंट्स कितने होंगे डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ क्लोरीन। मेटल के कितने इक्विवेलेंट होंगे? दिस डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल, करेक्ट? सही है। Yes, sir. Yes, sir. और इक्विवेलेंट दोनों के बराबर होंगे। क्लियर? Yes, sir. तो उससे आ जाएगा इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल कितना है। ओके, Yes, sir. एक और एग्जांपल देख लेते हैं। फोर्थ प्रॉब्लम, क्लोराइड ऑफ अ मेटल कंटेन 65.5% क्लोरीन। मतलब अगर 100 ग्राम क्लोराइड लिया तो उसमें क्लोरीन कितनी है? 65.5। तो मेटल कितना होगा? 34.5। ठीक है। Yes, sir. तो क्लोरीन के इक्विवेलेंट हो गए इतने, मेटल के इतने, ये दोनों बराबर होंगे, करेक्ट? तो इससे तुम इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल ढूंढ लोगे। अग्रीड? Yes, sir. Yes, sir. अब आगे क्या दिया है? 100 ml वेपर ऑफ क्लोराइड एट एसटीपी रेस 0.72 और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है। तो अब गैसीय स्टेट की एक इक्वेशन हमें दी गई है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी लगाते हैं। एसटीपी का प्रेशर 1, वॉल्यूम दिया 100 ml 0.1 लीटर, मोल्स होंगे 0.72 बाय मॉलिक्यूलर वेट into RT-STP पे 22.7। तो इससे मॉलिक्यूलर वेट कितना आ गया? सही है। ओके। Yes, sir. अब किसी भी मेटल क्लोराइड का फॉर्मूला मैं ऐसे लिख सकता हूँ MClX, Yes. X इज द वैलेंसी ऑफ मेटल। ठीक है। Yes, yes. तो इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा? इसका मॉलिक्यूलर वेट कैसे लिखोगे? एटॉमिक वेट ऑफ M प्लस 35.5x. 35.5x और ये तुम्हें मिल गया है 7.2 इंटू 22.7। सही है। Yes, sir. एटॉमिक वेट को मैं लिख सकता हूँ इक्विवेलेंट वेट मल्टीप्लाइड बाय वैलेंसी। ओके, Yes. इक्विवेलेंट वेट है हमारे पास इंटू वैलेंसी है
सही है अभी Yes. अब इससे x की वैल्यू निकाल लोगे हाँ. x की वैल्यू आ गई तो फॉर्मूला भी आ जाएगा समझे सर हाँ सर वो जो हम वो स्टार्टिंग में जो सबमिट कर रहे हैं सर उसमें हम 35.5 बाय उसका वैलेंसी भी आएगा ना मतलब सर क्लोरीन की वैलेंसी 1 होती है ना क्लोराइड की क्या अच्छा ऑक्सीडेशन सॉरी सर स्टेट है क्लोरीन की क्लोराइड यस यस तो कैसे अप्लाई सर हाँ सर एक्चुअली मुझे इसका दोनों का फर्स्ट स्टेप नहीं समझ रहा है। भाई 100 ग्राम क्लोराइड लिया मैंने क्लोराइड हाँ में क्लोरीन की परसेंटेज कितनी थी 65 मतलब 100 ग्राम क्लोराइड में क्लोरीन का वेट इतना होगा हाँ सर तो बचा हुआ वेट मेटल का होगा मीटर का होगा हाँ उनको उनके इक्विवेलेंट वेट से डिवाइड कर दिया तो क्लोराइड के इक्विवेलेंट और मेटल के इक्विवेलेंट मिल गए हाँ और इक्विवेलेंट तो एक मिनट बराबर होते हैं अच्छा तो एक मिनट ओके ओके थैंक यू चलो नाउ कंप्लीट होम असाइनमेंट 2 क्विकली बिल्कुल डायरेक्ट प्रॉब्लम्स हैं करो जरा
हो गया कंप्लीट? नहीं सर, कहाँ तक हो गए? 10 सर, 10 प्रॉब्लम। सर थोड़ा टाइम देना सर।
चलो अब कहाँ तक कर लिया है, कोई डाउट है डिस्कस करने वाला? 6. 6 Yes. Yes, sir. सल्फेट में 42.2% एलिमेंट है, तो अगर 100 ग्राम सल्फेट लिया तो उसमें मेटल कितना है? 42.2। Yes, sir. तो सल्फेट कितना होगा? 57.8। Yes. करेक्ट। हाँ मेटल के इक्विवेलेंट कितने हो गए? सल्फेट के इतने 96/2। ठीक है। सर। हाँ 96 का. SO4 माइनस का पूरा मास अच्छा. कितना होगा? Yes, sir. सर हमें मेटल का वैलेंसी का बता सकते थे इस बारे में क्या? इसमें बैलेंसी निकाल ही नहीं सकते हो मेटल की। अरे हाँ सॉरी, उसका पूरा इक्विवेलेंट ही मिल जाएगा। हाँ बैलेंसी Okay. इतनी इंफॉर्मेशन से नहीं निकाल सकते। राइट राइट, थैंक यू। चलो इसको फिर बचा हुआ होमवर्क में कंप्लीट कर लेना, ठीक है? यस सर। सर हाँ सर आप वो ये बता सकते हो HCN में H का कैसे कैलकुलेट करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर? माइनस एक आयन होता है साइनाइड आयन। सॉरी सर, कार्बन का कैसे कैलकुलेट करेंगे HCN में? बॉन्ड बनाओ कार्बन और नाइट्रोजन के बीच। HC ट्रिपल बॉन्ड। हाँ दो कोवेलेंट एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, फिर उसको यस सर। करो। अच्छा अच्छा, वो जनरल मतलब वो सबका ऑक्सीडेशन नंबर लिख कर नहीं निकाल सकते क्या? नहीं निकाल सकते। ओके सर, और सब कैसे पता चलेगा किसमें नंबर लिख के कार्बन और निकालने से? नाइट्रोजन दोनों के लिए तुम्हारे पास कोई रूल नहीं है ना। ओह यस सर, हाँ यस सर, ठीक है। सर वो इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्साइड जो रहता है सर, उसमें 8/2 करना पड़ेगा क्या सर उधर में? ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट 8 है। हाँ 8 है। सॉरी सॉरी सर, हाँ हाँ उधर ही मिस्टेक हो गया, सॉरी सर। गॉट इट सर, थैंक यू। चलो बाय एवरीबॉडी।